हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक पाठक क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। तो बेटे, हम लोग आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्या है बेटे? कंपनीज एक्ट 2013 सीएमए इंटर के लिए। सबसे पहले तो सीएमए इंटर के जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि आप लोग सीएमए फाउंडेशन को कवर कर कर खत्म कर कर यहां पर पहुंचे हो। बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ी एंथुजियाज्म लग रही होगी, बड़ा मोटिवेशन लग रहा होगा कि यार एक स्टेप तो क्लियर हो गया, 2 और बचे हैं मात्र। ये भी हो जाएंगे बेटे, टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे ये भी। बस कंटिन्यूअस एफर्ट्स जो है वो करने हैं आप लोगों को। मैं दीपक पाठक आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीएमए इंटर का लॉ सब्जेक्ट। तो कायदा तो ये कहता है कि बेटे सीएमए इंटर का लॉ सब्जेक्ट है और पहली क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भैया कौन कौन सा चैप्टर जो है, कौन कौन सा जो टॉपिक्स है 100 नंबर का कैसे कैसे डिवाइडेड है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं। तो बेटे 2022 चल रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ी वास्ट हो चुकी है, बहुत आगे हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज तो आप फटाक से गूगल भी करोगे और आपको डेफिनेटली पता है कि आपका सीएमए इंटर का जो सिलेबस है वो 100 नंबर का है। ये आपको पता है। 4 हिस्सों में इस सिलेबस को डाला हुआ है इंस्टीट्यूट ने। एक हिस्सा बिजनेस लॉ कहता है, दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल लॉ, तीसरा हिस्सा कॉर्पोरेट लॉ जिसको हम कंपनी लॉ बोलते हैं, चौथा हिस्सा एथिक्स का बोलते हैं। हमें पढ़ना है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 जो कि 35% यानी कि 35 नंबर का है आउट ऑफ 100। मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि बाकी के 3 जो है वो कितने नंबर के हैं, क्या पढ़ना है हमें टाइम वेस्ट अभी नहीं करना। आपकी किताब के फ्रंट पेज पे साफ साफ लिखा है कि कौन सी चीज कब है, क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। हम जब जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मेरा फोकस यहां पर आपके लिए है कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो बेटा जो पूरा का पूरा सिलेबस है 100 नंबर का है और 100 नंबर से 35 नंबर का कंपनीज एक्ट है। और अपने आप में 35 नंबर जो है बहुत मजेदार नंबर होंगे। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं इस कंपनीज एक्ट पे। और बाकी के जो 3 हिस्से हैं बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएंगे। कंपनी एक्ट 2013 यकीन मानो बड़ा मजेदार एक्ट है। यहां पर लिखा है बेटे, मेरी क्लास की अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है कंपनी एक्ट 2013। तो बच्चों आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि कंपनी एक्ट 2013 जो है वो आया तो क्या 2013 से पहले कोई एक्ट नहीं था कंपनीज पे, कोई रूल नहीं था कंपनीज का? तो बेटा ध्यान से सुनना, इस कंपनी एक्ट 2013 से पहले एक और एक्ट हुआ करता था। कंपनी एक्ट 2013 से पहले एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 जो कि 29 अगस्त 29 अगस्त 2013 तक एप्लीकेबल था और 29 अगस्त 2013 के बाद से कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। क्वेश्चन आप लोगों का सबसे पहले तो ये होगा, जब कोई नई चीज आती है ना तो हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट रहती है ये जानने की कि वो चीज एक्चुअली में है क्या। जैसे कि आप लोग अभी सीएमए इंटर में आए हो और आप लोगों के अंदर भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी ये जानने की कि भाई एक्चुअली में ये सारी चीजें जो होती क्या है। मैं यहां पर बताने वाला हूं कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 के बीच की कुछ डिफरेंसेस। नॉर्मल सी एक बात है बेटा, 1956 के अंदर हम लोग जो काम किया करते थे, डेफिनेट सी बात है 2013 के बाद, यानी कि मान लो मैं आज की बात कर रहा हूं तो आज के टाइम पे हम लोग उस तरीके से काम नहीं करते थे। 1956 के अंदर बेटे क्या था, वो कानून जब लिखा गया था, आया था तो 1956 में लिखा था और कानून के अंदर 1956 के अकॉर्डिंगली बातें थी। आज की डेट में बेटा आप लोग
हर एक चीज में एडवांस हो चुके हो। मोबाइल फोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, आप बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इजी है और आप पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को डिजिटली। आजकल ये डिजिटल दुनिया बहुत बढ़िया दुनिया हो चुकी है। क्वेश्चन मेरा यह है कि बेटा क्या कंपनी एक्ट 1956 में पॉसिबल था कि उस समय लोगों ने डिजिटल बातें लिखी हो? कहने का मतलब उस समय के जो रूल्स लिखे होंगे वो 1956 के अकॉर्डिंगली लिखे होंगे। और 2013 में क्या हुआ, 1956 के रूल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो गया। वहां पर बहुत सारी चीजें फिजिकली हुआ करती थी, बहुत सारे और चेंजेस थे जिन चेंजेस को हमें बदलना था। और उन चेंजेस को बदलने के लिए सीधी बात है 1956 और 2013 बहुत सारा फर्क है। बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत सारे इररिलेवेंट सेक्शन थे, नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा थे, 600 से भी ज्यादा सेक्शंस थे। नया कंपनी एक्ट आया और ये पूरा का पूरा इसने सिस्टम को क्या कर दिया बेटे, चेंज कर दिया। उसने पुरानी मैक्सिमम बातों को बदल दिया, मैक्सिमम बहुत मेजर चेंज हुआ 1956। और कंपनी एक्ट 2013 जब नया आया तो अपने आप में वो एक पूरा का पूरा स्वरूप था। बात समझ में आ रही है बेटे? तो कंपनी एक्ट 1956 को बदलने का रीजन जो है वो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। मैं आपको सबसे पहले तो कंपनी की एक डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को बताऊंगा। और यकीन मानो इस डेफिनेशन के अंदर ही हम लोग बहुत सारी डिटेल्स समझेंगे। समझ में आ रही है बात? तो मैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं कंपनी की। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कंपनी की। डेफिनेशन बेटा ध्यान से सुनना। कंपनी की डेफिनेशन कहती है, कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated under कंपनीज एक्ट 2013 और any of the previous company law, previous company law। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे बेटा ये लिखवा क्यों रहा है, पागल हो गया है, मॉडर्न जमाना आ गया, सारी चीजें स्क्रीनशॉट्स पे हो रही हैं, ये लिखवा क्यों रहा है, हम लोग लिखे क्यों, इसकी बात का टाइम क्यों वेस्ट करें? बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको 3-4 रीजन बताऊंगा कि हम लोगों को क्लास में नोट्स मेंटेन करना जरूरी क्यों है। हालांकि इसके अलावा मैंने आप लोगों को नोट्स जो है वो दे रखे हैं, लेकिन हमें क्लास के अंदर नोट्स मेंटेन करने की जरूरत क्यों है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं लिखवा भी रहा हूं, उसका क्या रीजन है बेटा, सीएमए फाउंडेशन करके आए हो। सीएमए फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। आप लोग क्या करते थे, लैपटॉप आपके सामने आया, क्वेश्चन आपके सामने आया, धड़क क्लिक धड़क क्लिक धड़क क्लिक धड़क क्लिक, क्लिक करा आगे बढ़े, क्लिक करा आगे बढ़े, बस इसी पे वो छोटी सी दुनिया आपकी सीएमए फाउंडेशन की थी जो कि चल रही थी। लेकिन आप लोग अभी इंटर में आ गए हो, आपका जो एग्जाम होगा बेटा वो राइटिंग में एग्जाम होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है, आपको याद तो है चीजें, आप प्रेजेंट कैसे कर कर आओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करते हैं, मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोस, मैं भी देखता हूं, वहां क्या करते हैं, वहां पर टीचर्स जो है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जितने भी टीचर्स मार्केट में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने क्या किया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो सीधा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या दूसरी प्रेजेंटेशन आपको दे सकते हैं। मेरे पास भी प्रेजेंटेशन है लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा क्लास में। रीजन वहां क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं, वो अपना पेन उठाते हैं, मान लो उनकी कोई किताब है, वो अपना पेन उठाएंगे और यहां पर उसकी किताब, अपनी किताब की पीडीएफ यहां पर रखते हैं और वहां से लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। बच्चे की ये जो टिप टिप वाली आंख है ना, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, अरे ये क्या, ये खत्म हो गया, इतने में वो समझाकर आगे बढ़ जाता है। अब बच्चे को उसकी रोकथाम चाहिए तो बच्चा क्या करता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है।
जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी उसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा, अरे बाद में देखेंगे ना आराम से। बेटा वो बाद कभी आता ही नहीं। टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन के अंदर की चीजें, मैं 99% स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो बाद में उसको देखता ही नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें धरी की धरी रह गई। अब आप उन सारी चीजों को, मान लो आपका एग्जाम आया, आप फोन के स्क्रीनशॉट में लगे हुए, सर दर्द हो जाता है आदमी का। फाउंडेशन का एग्जाम नहीं है, फाउंडेशन का एग्जाम बहुत इजी है, अभी इंटर लेवल के एग्जाम में आप लोग आ गए हो। आपको एक बढ़िया सी कॉपी बनानी है, और जैसे जैसे लिख रहे हैं मैं मानता हूं थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानो इतना इंटरेस्टिंगली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी क्लासेस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात? तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मैंने आपको यह बताया कि आपको लेजी नहीं होना, पूरा का पूरा नोट करना है, और इंटरेस्ट तरीके से हम लोग बहुत मोटिवेशनल तरीके से, मजाकिया अंदाज में भी और सीरियस अंदाज में भी, जैसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां पर डेफिनेशन कहता है कंपनी मींस ए कंपनी विच इज, बेटा क्या है, इनकॉर्पोरेटेड, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले तो यहां की बात करूं, यहां लिखा है कंपनी का मतलब खुद एक कंपनी ही होता है। कंपनी का मतलब कंपनी जो कि बेटा इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है आपका। बेटा रजिस्ट्रेशन तो पार्टनरशिप के अंदर भी मैं मान रहा हूं मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ऑप्शनल तो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन तो और अलग अलग बिजनेस के भी होते हैं क्या? तो क्या सारे बिजनेस कंपनी बन जाएंगे? तो नहीं, इसीलिए लिखा है कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, लेकिन आप रजिस्टर्ड पता है कहां पर होगे? आप रजिस्टर्ड सिर्फ एक जगह पर होगे, उस जगह का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। आप पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट में जाकर, एलएलपी एक्ट 2008 में जाकर रजिस्टर्ड मत हो जाना। वहां पर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात करता है। अगर बिजनेस आपको चलाना है कंपनी बनकर तो आपको आना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। बात समझ में आ रही है? लिखा है कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो क्या 2013 से पहले जो कंपनियां बनी थी, एक्ट के खत्म होने के साथ वो कंपनी भी खत्म हो गई? आंसर है नो। यानी कि आगे लिख रहा है और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 2013 से पहले अगर कोई कंपनी उस समय के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी ट्रीट की जाएगी कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा कंपनी का मतलब सिर्फ वो बंदा, वो चीज जो कंपनी हो और वो इनकॉर्पोरेटेड हो, कहीं और नहीं, किसी और एक्ट में नहीं। बिजनेस तो बहुत अलग अलग नाम से भी होते हैं। आपको अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी बनानी पड़ेगी, मतलब कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। पुरानी कंपनी जितनी भी थी, फॉर एग्जांपल टाटा, फॉर एग्जांपल एयरटेल, फॉर एग्जांपल रिलायंस या कोई और कंपनी, वो 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुई है क्योंकि वो कंपनी पहले से ही बनकर तैयार है। तो क्या 2013 वाला एक्ट आने के बाद उनको सारे प्रोसीजर्स दोबारा फॉलो करना पड़े? ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिकली कंपनी एक्ट 2013 ने अथॉरिटी दे दी कि आप लोग मेरे ही हिस्से हो, आप लोग मेरे ही हिस्से हो, और मेरे पास आप लोगों को आना पड़ेगा आज से 29 अगस्त 2013 के बाद से। अब आप कोई भी काम करोगे तो याद रखना 1956 वाली किताब को अपने ऑफिस से जो है ना बेच देना कबाड़ी को। अब आपके पास नई किताब आने वाली है, कंपनीज एक्ट 2013 की किताब। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो अब हम लोगों को यह समझना है कि भैया कंपनी जो है एक्चुअली में होती क्या है, कंपनी क्या होती है। तो बेटा ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं कंपनी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यहां कह रहा है कंपनी, या ऐसे नहीं बेटा, एक जो कंपनी होती है ना, इस कंपनी को बनाने के लिए
आपको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आपको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है, अब वो अच्छा लेवल क्या होगा, वो अच्छे लेवल की हम बात आगे की क्लासेस में, आज की क्लास में भी हो सकता है करूं, आगे की क्लासेस में भी करेंगे। अच्छे लेवल का मतलब अगर आप बहुत अच्छा अपना बिजनेस चाहते हो तो आपको एक कंपनी अगर बनानी है तो आपको ना कंपनी के कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उन प्रोसीजर्स को फॉलो कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आप लोग बहुत बेस्ट काम कर रहे हो। ध्यान से सुने, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल यहां पर कहता है कि मान लो कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है मिस्टर आशीष। क्या नाम है बेटे? मिस्टर आशीष। ये आशीष भाई है हमारा, और ये आशीष मान लो कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट है। क्या है बेटे? कॉस्ट अकाउंटेंट। आशीष भाई कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया। अब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद आशीष के पास ऑप्शन ये है कि बार वो जॉब करे, वो अपनी प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस मतलब अपनी खुद की फर्म खोले, या वो कोई बिजनेस स्टार्ट करे। क्या स्टार्ट करे बेटे? बिजनेस स्टार्ट करे। समझ में आ रही है बात? तो मिस्टर आशीष के पास 3 ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटेंट में, या तो वो अपनी जॉब करे, या वो प्रैक्टिस करे, या वो बिजनेस करे। आशीष भैया बड़ी टेंशन में बैठे हुए हैं और अपने पिताजी से आशीष ने बात करी कि डैडी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फिर क्या किया जाए? पापा ने बोला बेटा बता कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो आशीष कहता है कि नहीं पापा, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और मैं जो भी कुछ बनूंगा मैं अपने दम पर बनूंगा, मुझे बस आप थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो आशीष के पापा ने क्या करा? पापा ने आशीष को थोड़े से पैसे दे दिए। आशीष भैया ने एक बिजनेस खोला, एक शॉप ओपन करी, एक शॉप ओपन करी। मान लो आशीष ने शॉप ओपन करी है बर्गर बेचने की। अब आप सोचोगे कि यार बर्गर बेचने की, कॉस्ट अकाउंटेंट एक बर्गर बेचेगा? बेटे आप लोग आजकल सोशल मीडिया से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हो चुके हो। आजकल चाय वाले भी करोड़पति हैं। अरे चाय वाले तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। पुणे के अंदर भी एक चाय वाला, वो भी करोड़पति, काफी फेमस है। तो इस कॉस्ट अकाउंटेंट के पास हुनर था बर्गर को बनाने का, बहुत बढ़िया। आशीष के पास, इसने कहा मैं अपना एक शॉप खोलूंगा, शॉप होगी बर्गर बेचने की। यकीन मानो 2 साल के अंदर आशीष की दुकान जो है ना वो टॉप लेवल पे थी, टॉप लेवल पे। यानी कि आशीष ने ये वाला बिजनेस खोला बर्गर को बेचने का। 2 साल के अंदर आशीष जो है ना बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया, अपनी दुकान का नाम उसका बहुत दूर दूर तक पहुंच गया। तो आशीष के पास अच्छे पैसे आने लगे। हुआ ये कि आशीष के बाद जब पैसे अच्छे आने लगे तो आशीष के साथ में आशीष का एक दोस्त था। मान लो आशीष के दोस्त के नाम है सुरेश। वो दोस्त बैठा उसके साथ में, आशीष ने सारी बातें बताई, भाई मेरा बिजनेस तो ऐसा चल रहा है बर्गर का, ये वो। सुरेश कह रहा है यार मेरा इंटरेस्ट भी फूड में ही है बचपन से ही। तो आशीष भी चाहता था अपने बिजनेस को ग्रो करना। क्या चाहता था बेटे? अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता था। तो आशीष ने और सुरेश ने बात करी आपस में, और सुरेश ने ये बोला एक काम करते हैं भाई, 2 आउटलेट और खोल लेते हैं, 2 आउटलेट और खोल लेते हैं, और दोनों आउटलेट में दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, जो भी कमाएंगे 50-50। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 साल पहले से आया हुआ है, नया नया आया, 2 आउटलेट 50-50 कैसे?
तो बेटा ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मान लो ये बहुत कैपिटल ला रहा हो, सारी कैपिटल इसने ही लगाई हो 2 आउटलेट की। बात कुछ समझ में आ रही है? इन्होंने क्या करा, 2 दुकानें और खोली, बिजनेस और चला। मान लो इन्होंने दिल्ली के अंदर दुकानें खोली थी, दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली के 3 कॉलोनीज, 3 आउटलेट 3 जगह पर जो खोले वो तीनों के तीनों चल गए, फेमस हो गए। मतलब कि अब आशीष और सुरेश का बर्गर का जो शॉप है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। और मान लो इसकी कंपनी का नाम है, कोई एक नाम बताओ, मान लो नाम है माई बर्गर, अजीब सा नाम है, लेकिन ये माई बर्गर का नाम जो है ना वो घर घर तक पहुंचने लगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं यार, ये बर्गर का नाम तो हमारा बहुत फैल रहा है और टेस्ट भी बहुत फैल रहा है, क्यों ना होल दिल्ली के अंदर इसकी दुकान खोल ली जाए, क्यों ना पूरी दिल्ली के अंदर दुकान खोल ली जाए। अब 2 आउटलेट की बात थी तो भाई सुरेश ने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब पूरी दिल्ली के अंदर आउटलेट अगर खोलने हैं, शॉप अगर खोलनी है, तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या इन दोनों की औकात है? क्या इन दोनों के पास इतने पैसे हैं? मैं मानता हूं इनकी दुकान चल पड़ी, क्या इतने पैसे हैं कि ये पूरी दिल्ली के अंदर दुकान खोल पाए? तो क्या हुआ, आशीष और सुरेश ये जाते हैं। मान लो आशीष के एक मामा जी हैं जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इनके पास जाते हैं और आशीष जो है और सुरेश अपने मामा जी को ये कंसेप्ट बताते हैं कि भैया हम पूरी दिल्ली के अंदर अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं। ये देखो 3 आउटलेट ऑलरेडी हमारे यहाँ इतने कामयाब है। आप भी तो आए थे ना मामा जी, उस दिन देखा था कितनी भीड़ थी, वो डेली इतनी भीड़ लगी रहती है। हाँ, मैंने जो है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया, आज मेरा बिजनेस 4 करोड़ रुपए का है मामा जी। और देखो इतना तजुर्बा हो चुका है हम दोनों को, अब 6 साल हो गए हैं, 6 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। 2 साल और जोड़ लो, 6 से तो सुरेश आया और 2 साल मान लो 8 साल हो गए हैं। मामा इतना तजुर्बा हो चुका है, दिल्ली के अंदर दुकान खोलेंगे, पैसा लगा दो बस। मामा कह रहा मुझे क्या मिलेगा? भांजे रिश्ता अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है। तो यहां पर मामा बोला मुझे क्या मिलेगा। आशीष और सुरेश ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस का शेयर आपको दे देंगे, हम आपको अपने बिजनेस का मेंबर बना लेंगे। मामा ने कहा ठीक है भाई, बिजनेस मैं चलाऊंगा, बर्गर मैं खुद बनाऊंगा आकर। इन्होंने कहा नहीं 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 पागल हो, बर्गर तुम बनाओगे, तुम तो ऐसी की तैसी कर दोगे बर्गर की। अरे भैया 8 साल हो गए, हमारे हाथों का टेस्ट है, इस टेस्ट के पीछे तो दुनिया पागल है। अब आप आओगे बर्गर बनाने के लिए, मेरी दुकान को चलाने के लिए, तो मेरी दुकान तो डूब जाएगी। नहीं भैया नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाला। तो इन आशीष और सुरेश ने ये बोला कि भैया आप मालिक, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ये हमारा है। मालिक आप, मैनेजमेंट हमारा, क्योंकि ये जो 8 साल से हम लोग घिस रहे हैं ना अपने आप को, इस 8 साल के तजुर्बे ने हमें सिखाया है कि पूरी दिल्ली में आउटलेट कैसे चलाने हैं। आप कैसे चला पाओगे? शाम को 6 बजे आती है, आप 4 पैग लगा लेते हो, अभी भी देखो पैग लगा के बैठे हुए हो, ऐसे थोड़ी चलती है दुकान। मामा कह रहा यार बात तो सही है भाई, चल एक काम कर, ठीक है जा। मामा ने दे दिए भैया 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ मामा ने दिए, 4-5 करोड़ इनके पास था। इन्होंने क्या करा, बिजनेस खोल लिया, पूरी दिल्ली में आउटलेट खोल लिए। दिमाग इनका इतना बढ़िया दिमाग। इन्होंने क्या हुआ, जब इन्होंने पूरी दिल्ली में आउटलेट खोल लिए तो इन्हें क्या सूझा, अब इन्हें पूरी दुनिया पे राज करना है। चलो पूरी दुनिया को फिलहाल अभी नहीं लेके आते हैं, मैं बात कर रहा हूं अब इनको पूरे इंडिया में राज करना है। दे वॉन्ट्स टू ओपन देयर आउटलेट्स इन होल ऑफ इंडिया। इनका तजुर्बा इतना ज़्यादा हो गया, इनकी दिल्ली वाली दुकानें जो हैं वो बहुत आगे जा रही हैं
और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत लोग आए बाहर से, उन्होंने कहा कि भैया ये दुकान अब वहां भी खोल लो, बहुत चलेगी। तो माई बर्गर एक ब्रांड बन गया, जैसे आज की डेट में मैकडी और KFC वगैरह हैं। तो माई बर्गर इन्होंने कहा पूरे इंडिया में खोलेंगे। पूरे इंडिया में खोलने के लिए भैया कम से कम 10,000 आउटलेट तो चाहिए। पूरी इंडिया में खोलेंगे तो 10,000 आउटलेट तो चाहिए। अब यहाँ पर आशीष और सुरेश जो हैं वो बैठे, और मामा जी भी बैठे हुए हैं। मामा जी से बोला आशीष और सुरेश ने कि मामा 10,000 आउटलेट खोलने हैं, 2,000 करोड़ की जरूरत है, लाओ देना जरा। देखो कितना कमा के दिया ना दिल्ली के आउटलेट से, लाओ दो। मामा कह रहा पागल हो रहा है भाई, 50 करोड़ तुझे मैंने उस टाइम दिया था, अभी ले दे के मेरे पास 80-90 करोड़ है, बाकी सब खर्च कर दिया। अभी तेरी मामी के लिए मैंने फार्म हाउस लिया था, भूल गया तू? गलत बात करता है, इतने ही रुपए पड़े मेरे पास। ये कह रहे यार हमारे पास भी ले दे के 20 से 40 करोड़ रुपए कमाया तो इन्होंने भी दुकान से, फिर वो 3 दुकानों से, फिर यहाँ पर दिल्ली के आउटलेट से। कह रहा है यार पैसा तो बहुत चाहिए, पैसा इनको बहुत चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि पैसा जो है वो लेकर कहाँ से आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों से बोला कि भाई आप लोग मुझे पैसा दो। इन्होंने लोगों को अपना कंसेप्ट बताया कि देखो हम पूरे इंडिया में दुकान खोलने वाले हैं, आप थोड़े से पैसे दो और हमारी कंपनी के हमारे बिजनेस के मेंबर बन जाओ। इन लोगों से इन्होंने गुहार लगाई। लोग कह रहे क्या बात है, थोड़े से पैसे दो यानी कि 100 रुपए दे तब भी मालिक। तो इन्होंने कहा हाँ 100 रुपए दो तब भी मालिक। अच्छा क्या बात है। इनसे बोला अरे भैया 2,000 रुपए दो तब भी मालिक। अरे भाई तब भी मालिक, क्या बात है, तू मालिक है। तुझे हम क्या बोलेंगे, हम लोग ओनर बोलेंगे, तुझे हम बोलेंगे ओनर। तो ये सारे कह रहे ठीक है भाई, कंपनी में हम आएंगे, सुबह 9 बजे बैठेंगे 6 बजे तक, हम भी देखेंगे कि बर्गर कैसे बनाते हैं और काम कैसे करते हैं। रुक, बैठ जा, आराम से बैठ। इन्होंने बोला इन लोगों को बैठ। ये जो मालिक तख्ता था ना, ये ठीक है बेटा, कंपनी को चलाएंगे हम ही लोग, मैनेजमेंट हमारा। पिछले 10-11 साल से एड़िया हमने रगड़ी है इस कंपनी को, एक दुकान से, इस बिजनेस को एक दुकान से जो है पूरी दिल्ली में नाम रोशन कर दिया। आज इंडिया में खोल रहा हूं भाई, तुम लोगों को लूंगा अपने पास काम में, तुम तो बर्गर की धज्जियां उड़ा दोगे, टिक्की के अंदर पत्थर डाल दोगे, लोग खाएंगे फ्रंट के दांत नीचे। नहीं भाई नहीं, मालिक हो तुम लोग हमें पैसे दो, हम तुम्हें बदले में शेयर देते हैं, जितना प्रॉफिट होगा तुम्हारे शेयर के परसेंटेज के हिसाब से उस प्रॉफिट को तुम्हें हम वापस दे देंगे। इन्होंने कहा चल यार बात तो तू ठीक कह रहा है, ले। अब इंडिया की पॉपुलेशन बेटा कितनी है, अरे बहुत पॉपुलेशन है बेटा। अगर सेंसस की बात करो तो वैसे नॉर्मली सब कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आके कहते हैं भाई और बहनों 125 करोड़ देश की जनसंख्या है। अरे 125 करोड़ देश की जनसंख्या एट प्रेजेंट में 130 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। इतने सारे लोग हैं, चाहिए कितने, 2,000 करोड़। अब एक शब्द जोड़ूंगा, मात्र 2,000 करोड़। पहले कितने बड़े लग रहे थे, 2,000 करोड़, कहां 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मात्र 2,000 करोड़। तो दिए इन लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए, इन लोगों ने दिए 2,000 करोड़ रुपए, इन्होंने बिजनेस चलाया। और आज की डेट में माय बर्गर जो है पूरे इंडिया में हर एक कॉलोनी के अंदर जो है वो घूम रहा है। माय बर्गर हर एक कॉलोनी के अंदर घूम रहा है। आप लोग बोलोगे यार ये क्या बकवास बता रहा है। बेटे ये जो मिस्टर आशीष ने दुकान खोली थी, इस दुकान को बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप। क्या बोलते हैं बेटे, सोल प्रोपराइटरशिप। फिर आशीष और सुरेश ने जो काम चालू करा, इसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप।
इन्होंने पार्टनरशिप करी, जो मिला आधा आधा। इन्होंने पूरी दिल्ली में आउटलेट खोले और मामा को उसका साझेदार बनाया, मामा को बनाया ओनर, और ये दो थे। तो यहां पर इन्होंने खोली बेटे प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। और जब ये लोग पब्लिक के पास पहुंचे ना बेटे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पब्लिक कंपनी। बात कुछ समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आ रही है? यहां पब्लिक से माल ले रहे हैं, पब्लिक कंपनी, या प्राइवेटली अपने चाचा ताऊ रिश्तेदारों से माल ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी, या दो लोग मिलकर पार्टनरशिप, और या आशीष भैया अकेला थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेटा ये जो कमाने का जो झंझट था, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कमाई जो है आदमी की एज कंपेयर टू पार्टनरशिप कम थी। लेकिन कमाई कम है तो एक बात और है, फॉर्मेलिटीज भी कम है। कमाई कम है तो फॉर्मेलिटीज कम है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर बहुत सारे झंझट नहीं है, जैसे कि रजिस्टर्ड करवाओ, इनकम टैक्स की रिटर्न भरो, कंपनी की रिटर्न भरो, बिजनेस की रिटर्न भरो, ये करो वो करो, जीएसटी करो, बीएसटी करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये सारी टेंशन इसके अंदर नहीं थी। लेकिन जब पार्टनरशिप आई तो पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन फिर पार्टनरशिप के बिजनेस को भी आप एक लिमिट तक लेकर जा सकते हो। इनकी सोच तो बहुत ज्यादा है। ये एलन मस्क टाइप के बंदे हैं, ये जोमैटो के फाउंडर ओनर जैसे हैं, इन्हें बहुत आगे जाना है। अब इन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस को और ग्रो करने की सोची, इन्होंने बना ली प्राइवेट कंपनी। पेट यहां भी नहीं भरा इनका, नहीं भरना चाहिए पेट, लालच बुरी बला है, लालच अच्छा शब्द है, आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। अब इन्होंने क्या करा, प्राइवेट कंपनी बनाई। तो बेटा प्राइवेट कंपनी जब बनाई, जब मामा जी आए ना 50 करोड़ रुपए देकर, तो मामा ने कहा भैया मैं तेरा भरोसा क्यों करूं भाई, क्या भरोसा करूं मैं तेरा। तो वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। हमने प्योर तरीके से प्राइवेट कंपनी बनाई, जिसमें कागजों को मामा को जो है कंपनी का मेंबर बनाया, हम लोग भी कंपनी के मेंबर बने। जितने मामा ने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग मामा को शेयर इशू करे। शेयर्स इशू करते हैं हम लोग अगर हमें पैसा देते हैं तो बदले में पैसे का प्रूफ देते हैं, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। तो मामा को शेयर दिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पब्लिक है, पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक को शेयर दिए, और बेटा तभी इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंपनी। अब आप खुद सोचो, ये पब्लिक पैसा दे रही है, बूंद बूंद से सागर भर रही है। 2000 करोड़ रुपए लिए ए और एस, आशीष और सुरेश ने, और हो गए चंपत। कहा हो गए? चंपत हो गए, निकल लिए। वैसे भी निकल रहे हैं बहुत सारे लोग। अब तो इंडिया का एक रूल बन गया है, माल्या साहब आए वो निकल लिए, अब ये हीरा कारोबारी वो भी निकल लिए, नीरव मोदी, उनके साथ और भी एक मोटे मोटे से, उनका नाम भूल रहा हूं, वो भी निकल लिए। इनका सारा काम यही रह गया, अब वो पैसा लेते हैं और निकलते रहते हैं यहां से। अब ये भी निकल लिए। तो बेटा ये तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। मतलब कि इन दोनों पर भरोसा कैसे किया जाए। अरे भैया कोई 20 रुपए का काम नहीं कर रहे हो, 2000 करोड़ रुपए पब्लिक से मांग रहे हो, मतलब सरकार की नजर में बने रहना पड़ेगा, सरकार की नजर में बने रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है एक फॉर्म भरा, जाके जमा करके आए फॉर्म और आ गए बिजनेस करने लगे। अरे एक पूरा प्रोसीजर है भाई। कंपनी एक्ट है, 470 सेक्शन है। आप लोगों को मात्र 122 सेक्शन पढ़ने हैं और एक डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ना है। 1 से 122 आप लोगों को पढ़ने हैं, और एक अलग से चैप्टर है डायरेक्टर्स का। टोटल 470 सेक्शन नहीं पढ़ने। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन कंपनियों को तो 470 सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। क्या कुछ बात थोड़ी बहुत समझ में आई? उम्मीद है आई होगी। तो अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूं, और ये वाली जो बात हमने पढ़ी है, अभी जो छोटी सी कहानी बताई, ये बहुत रिलेटेड है जो कि आगे आने वाली है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।
तो बेटे कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैं आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक अभी नहीं बताने वाला, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आगे कुछ टॉपिकों में आएगी और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता रहूंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा इसका मतलब यह होता है कि कंपनी जो बनी है ना, जब आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो कंपनी के अपने कुछ राइट्स और कंपनी की अपनी कुछ लाइबिलिटीज, मैं इसको ड्यूटीज भी बोल सकता हूं, कंपनी के अपने कुछ राइट्स और कंपनी की कुछ ड्यूटीज अराइज हो जाएगी, क्योंकि अब कंपनी जब रजिस्ट्रेशन में आई तो कंपनी का एक अस्तित्व बन गया। जैसे हम लोग बात करते हैं ना रिलायंस की, रिलायंस, एयरटेल, इन सब की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, तो हमारे मुंह से फटाफट निकलता टाटा, देखो रिलायंस ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब उस कंपनी का एक अस्तित्व है। तो इस अस्तित्व की बात यहां पर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी से। एंटिटी मतलब होता है बिजनेस, लीगल मतलब कानूनी रूप से, सेपरेट मतलब अलग। मतलब एक कंपनी जब बन जाती है तो बनने के बाद कानूनी रूप से हर वो अधिकार जो एक ह्यूमन पर होता है वो कंपनी पे होता है। कुछ अधिकार नहीं होते, जैसे वोट डालना, शादी करना, ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन नॉर्मल चीज, ह्यूमंस भी रिसोर्सेज यूज करते हैं एनवायरनमेंट का, कंपनी भी रिसोर्सेज यूज करती है एनवायरनमेंट का। ह्यूमन का भी एक नाम होता है, कंपनी का भी एक नाम होता है। ह्यूमन की एक पहचान होती है, कंपनी की एक पहचान होती है, और कंपनी जो है बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, और बाकी लोग बिल्कुल सेपरेट। ध्यान से सुनना, ये जो कंपनी लॉ है बेटे, जैसे ही ये कंपनी अस्तित्व में आ जाती है वैसे ही कंपनी से जुड़े हुए हर लोग, यहां नाम लिख रहा हूं, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, सप्लायर्स, लेंडर्स, एक्सेट्रा। तो बेटा ये सारे लोग हैं जो कि कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। मेंबर मतलब कौन? वो बंदा जो कंपनी को अपने पैसे देता है, कंपनी को पैसे दे रहा। तो यहां पर देखो, जो पब्लिक कंपनी थी वहां पर ये सारे लोग, अभी पब्लिक कंपनी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी मुझे सिर्फ आपको समझाना है। यहां पर इन सारे लोगों ने पैसा दिया और ऊपर ये मामा ने पैसा दिया, तो बेटा बदले में ये लोग क्या बन गए होंगे? ये लोग उस कंपनी के मेंबर बन गए हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद एक बंदा होता है डायरेक्टर, जो कि कंपनी को क्या करता है? चलाता है। मेंबर्स मतलब आप शेयर होल्डर भी बोल सकते हो, और डायरेक्टर मतलब उस कंपनी को निर्देश देना, कंपनी के हर काम को करना। अब मैं मान रहा हूं कंपनी का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन कंपनी ह्यूमन थोड़ी है, कंपनी तो आर्टिफिशियल है। वैसे मैं इसको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी यहां पर रिलेवेंट है तो यहां पर बता रहा हूं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो डायरेक्टर इस कंपनी के बिहाफ पर बैठकर डिसीजन लेता है। लेकिन कंपनी के बिहाफ पर बैठकर डिसीजन ले रहा है डायरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, मनमानी करेगा। बेटा नहीं, कंपनी अलग, कंपनी से जुड़े हुए हर लोग अलग, डायरेक्टर अलग। अब एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज अलग, कंपनी अलग। एम्प्लॉयज को कंपनी तनख्वाह देगी और एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करेगा। अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दी तो फिर एम्प्लॉय कंपनी पर केस फाइल कर सकते हैं, और एम्प्लॉय ने धोखाधड़ी करी तो कंपनी एम्प्लॉय पर केस फाइल कर सकती है। क्रेडिटर कंपनी को लोन देते हैं और कंपनी इनको लोन के बदले में इंटरेस्ट देती है या पैसा वापस देती है। सप्लायर को सामान के बदले पैसा मिलता है, लेंडर को पैसों के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि कहने का यह है
कि ये सारे लोग जो कि कंपनी के अंदर इंटरनली या कंपनी की इमीडिएट पेरीफरी मतलब होता है बॉर्डर, कंपनी के बॉर्डर से जो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं ना बेटा, इस जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कंपनी के मेंबर होगे तो कंपनी के सर पर बैठ जाओगे, नहीं। कंपनी एक सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो भी काम होगा वो कंपनी के नाम पर होगा, अच्छा भी और बुरा भी। हर चीज कंपनी के नाम से होगी और कंपनी के नाम से ही की जाएगी, क्योंकि कंपनी का अपना एक आर्टिफिशियल अस्तित्व है। बात कुछ समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप लोग बैंक जाते हो, तो आपको मान लो बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। आपने क्या किया, एक बढ़िया सा उसमें डिपॉजिट स्लिप होती है, उसके अंदर पूरा का पूरा भरा और बैंक में गए। काउंटर पे बड़ी सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। पहली बात तो काफी लोग उन लड़कियों को देखकर ही मोहित हो जाते हैं। आप गए, आपने लड़की को देखा, आपने क्या करा, एक जीरो और बढ़ाया, 5 लाख करा, 5 लाख निकाले जेब से और लड़की को दिए कि मैडम मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा सबमिट कर दो। मैडम ने वो पैसा लिया, मैडम ने वो पैसा मशीन में ऐसे करा, गड़गड़ 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 गड़गड़, पूरे के पूरे हो गए कितने, 5 लाख। मैडम ने वो स्लिप में से एक बड़ी वाली स्लिप अपने पास रखी, छोटी वाली कस्टमर को दे दी और उस पर एक ठप्पा लगाया। उस पर नाम था ICICI बैंक। अब मान लो क्या हो जाता है कि वो पर्सन अपने घर चला गया, लेकिन देखता है कि मैसेज तो पहुंचा नहीं। आता ना, जनरली हम लोग पैसे सबमिट करते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ₹10,000 20,000, तो वो मैसेज नहीं आया। बड़ा परेशान करा, भाई बात क्या, भाई ये क्या बात हो गई। तो वो अगले दिन पहुंचा बैंक के अंदर, कहता कि जी मैडम मेरा तो पैसा आया नहीं मेरे बैंक के अंदर। मैडम कह रही जी मैंने तो सबमिट कर दिया, मैंने आपको पर्ची भी दी है, देख लो मैंने तो सबमिट कर दिया, जाके आप मैनेजर से बात कर लो। अब आप अपने पाँव वहीं खुदाने लगे, मैंने तो आपको बैठा दिया, कोई बात नहीं होती, एक तो आपको देख के मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, मेरे 50,000 जाने थे, 5 लाख रुपए दे दिए मैंने आपको, ऐसे बोलेगा। अरे उस लड़की का क्या है भाई, वो तो बात की बात है कि वो पैसा गया कहाँ, बट उस टाइम आप उस लड़की को थोड़ी बोलोगे। आप ICICI बैंक के ऊपर एक्शन लोगे कि मेरा क्या, आप ये बोलोगे वो लड़की मेरा पैसा खा गया, आप ये बोलोगे वो बैंक के अंदर मेरा पैसा गया, बैंक मेरा पैसा खा गया। समझ में आ रही है बात? तो आपने बैंक का नाम क्यों लिया? क्योंकि बैंक एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बात समझ में आ रही है? अभी तो ये था ओरल का एक वर्णन, अब मैं आपको इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को समझाने वाला हूं एक केस स्टडी के तहत। मुझे ऐसा लगता है कि ये केस आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो, और पहले अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, समझ में आएगा। डिटेल में इसको बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटे। एक पर्सन था, उस पर्सन का नाम था सलोमन। क्या नाम था? सलोमन। और सलोमन ने क्या किया था, इस केस को अगर आप समझ गए ना, तो सेपरेट लीगल एंटिटी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। यकीन मानो सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है। नाम था सलोमन और एक केस का नाम था सलोमन वर्सेस सोलोमन। ठीक है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी थी जो कि सलोमन की खुद की कंपनी थी और सोलोमन ने अपनी ही कंपनी पे केस फाइल किया था। ध्यान से सुनना, ये हुआ क्या था बेटे। ये सलोमन नाम का पर्सन था, ये बड़ा अच्छा आराम से ये अपना बिजनेस कर रहा है। सोलोमन एक सोल प्रोपराइटर था। क्या था बेटे? सोल प्रोपराइटर। मतलब कि ये एक लेदर का बिजनेस करता था, मतलब जूते वगैरह बनाता था, मोची था। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोची बोल देते हैं हम। लेदर का बिजनेस करता था, जूते वगैरह बनाता था। और सलोमन के जो है 5 बच्चे थे और सलोमन की एक ही बीवी थी। क्या कह रहे हो? एक से ज्यादा भी होती है? एक बीवी, तो टोटल कितने हो गए? 5 बच्चे, एक बीवी और एक खुद सलोमन। अपना गुजर बसर चल रहा है, सारी सिचुएशन चल रही है। सलोमन का कोई एक दिन दोस्त सलोमन के पास आया, सलोमन से बोलता है, अब पागल तू इतना टैलेंटेड आदमी है,
तू अपने बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाता? तो सोलोमन कहता है कि भाई यार बिजनेस को आगे बढ़ाऊं कैसे, कोई आइडिया दे। अबे तू कंपनी बना एक, अभी तो छोटी सी ये दुकान चला रहा है, तू किसी से कर्ज मांगने जाएगा, तुझे कोई कर्ज देगा? तेरी पैंट देख फटी हुई है, गरीब से आदमी, बिजनेस आगे बढ़ा। तू एक कंपनी बना, जब तेरी कंपनी होगी तो बैंक भी तेरे को लोन देगा, तू अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। अच्छा, सोलोमन कह रहा ठीक है जी, ओके। तो सोलोमन ने क्या किया? सोलोमन ने एक पब्लिक कंपनी बनाई। सोलोमन ने बनाई एक पब्लिक कंपनी। अब बेटा मैं आपको, हो सकता है आज की क्लास में या अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वो टॉपिक आ जाएगा पब्लिक कंपनी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होने चाहिए वो 7 चाहिए। 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए होने चाहिए। तो सोलोमन ने क्या किया, एक पब्लिक कंपनी बनाई। अब इसने कहा 7 लोग लेकर आने। तो उसने आसपास देखा, आसपास इसको अपने ही बच्चे घूमते नजर आए और बीवी घूमती हुई नजर आई। अरे भैया ये तो बड़ा काम का हो गया। तो 5 तो सोलोमन के बच्चे, 1 बीवी और 1 खुद सोलोमन, तो हो गए ना भाई 7। यानी कि 7 पर्सन से आप एक पब्लिक कंपनी बना सकते हो। और सोलोमन ने फॉर्म्ड करी, मतलब बनाई एक पब्लिक कंपनी। क्लियर है? सोलोमन ने पब्लिक कंपनी बनाई और सोलोमन ने क्या किया, इस सोल प्रोपराइटर को इस कंपनी को सेल कर दिया। मतलब कि इस पब्लिक कंपनी ने इस सोल प्रोपराइटर को खरीद लिया। अब आप बोलोगे ये तो सोलोमन खुद कर रहा है। नहीं भाई, ये पब्लिक कंपनी कर रही है सारा काम। पब्लिक कंपनी बन चुकी है और कंपनी सेपरेट होती है। इस पब्लिक कंपनी ने, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने इस सोल प्रोपराइटर को खरीद लिया। अब सुनना क्या हुआ आगे। सोलोमन इस कंपनी का बना इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, सोलोमन इस कंपनी का बना डिवेंचर होल्डर। मतलब सोलोमन ने इस कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन गया वो 38,700 पाउंड उसने एज अ डिवेंचर होल्डर लगाए और कुछ पाउंड उनने शेयर होल्डिंग में लगाए। कोई भी अमाउंट आप लगा सकते हो। अब इसका बिजनेस जो है स्टार्ट हो गया। वो एक डिवेंचर होल्डर बन गया, वो शेयर होल्डर बन गया। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, पब्लिक कंपनी बनी, तो पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए उस पब्लिक सोलोमन कंपनी ने बाहर से लोन वगैरह लिए, क्रेडिटर वगैरह बने। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो जो लोन का अमाउंट है ना, वो बंदा जो है, कंपनी जो है वो बार बार लॉस में जा रही है और लोन का अमाउंट जो है वो चुका नहीं पाया। कौन? सोलोमन नहीं। सोलोमन तो उस कंपनी का बेचारा शेयर होल्डर है और वो डिवेंचर होल्डर है। वो तो कंपनी का शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर है। थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कंपनी अलग, कंपनी से जुड़े हुए हर पर्सन अलग। वो जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर। हर वो बंदा जो जुड़ा होता है उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, कंपनी अलग, कंपनी से जुड़े हुए लोग अलग। तो सोलोमन तो भैया शेयर होल्डर है और डिवेंचर होल्डर है। अब कंपनी लॉस में जा रही है। अब कंपनी ने ये सोचा, सोलोमन कंपनी का डायरेक्टर भी था, लेकिन डायरेक्टर भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है, अलग। तो डायरेक्टर ने ये सोचा, भाई अब तो कंपनी नहीं चलेगी, अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो बेटे अब जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुन जाना, ये समझ में आ जाएगा। कंपनी को बंद करने का एक प्रोसीजर होता है। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल कंपनी नेचुरल नहीं होती। क्या कंपनी पैदा होती है? हम लोग पैदा हुए तो हम लोग मरेंगे भी। कंपनी कभी भी मरती नहीं है। कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। वाइंडिंग अप का मतलब
कंपनी को बंद करेंगे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ लॉ। तो क्या हुआ भैया, कोर्ट में गुहार लगाई गई कि भैया हम लोग तो हो गए हैं गरीब, यानी कि हमारा लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे पास हमारी लाइबिलिटी को चुकाने के पैसे नहीं है। ये बात कंपनी ने कोर्ट में बोला। कोर्ट ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया। आपको मैंने याद करो फाउंडेशन में भी पढ़ाया हुआ लिक्विडेटर आया, वो उसने चेक किया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर, देखा तो हाँ भैया ये तो बात है, कंपनी तो लॉस में जा रही है। और कंपनी जब लॉस में जाती है तो वो क्या करता है, लिक्विडेटर जब कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी की एसेट्स को बेच देता है और लाइबिलिटी को चुकाता है। बात कुछ समझ में आई? तो असेट्स को बेचा और लाइबिलिटी को चुकाया। असेट्स को बेचने के बाद जो पैसे आए वो पैसे लिक्विडेटर ने अपने पास रखे हुए। अब असेट्स बेच चुका है, अब लाइबिलिटी चुकानी है, मतलब कर्जदारों को पैसे देने हैं। अब यहां पर एक कंपनी एक्ट का रूल आता है। कंपनी एक्ट का एक रूल ये है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेटर क्या करेगा, जब असेट्स को बेचेगा तो जितने भी पैसे आए उस पैसे को वो एक सीक्वेंस में वापस करेगा। ऐसे नहीं कि भंडारा हो रहा है माता रानी का कि जो पहले आया उसको पूड़ी और सब्जी पकड़ा दी, बिल्कुल नहीं। यहां पर वो करेगा क्या, एक प्रोसीजर है कि लिक्विडेटर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पैसे देगा एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट ये बात कहता है, लिक्विडेटर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला पैसा जाएगा बेटा सिक्योर्ड डिवेंचर्स को, डिवेंचर होल्डर, फिर जाएगा अनसिक्योर्ड को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ये सीक्वेंस है, ये स्टेप्स हैं पेमेंट को देने के। फिर जाएगा बेटे क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में सबसे लास्ट में जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। आ रही है बात समझ? तो लिक्विडेटर के पास पैसा था और लिक्विडेटर ने आवाज लगाई, लिक्विडेटर में मान लो 30,000 पाउंड है। लिक्विडेटर ने आवाज लगाई, भाई डिवेंचर होल्डर आओ मेरे सामने आओ और अपना पैसा पकड़ो, उसके बाद बुलाऊंगा मैं अनसिक्योर्ड वालों को, क्रेडिटर्स को। तो वहां से आगे आया कौन चलकर, सोलोमन। कौन आया, सोलोमन। लिक्विडेटर ने, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे साफ साफ लिखा है कि डिवेंचर होल्डर कौन है, सोलोमन है। लिक्विडेटर ने उसको पैसा दिया, सोलोमन अपनी लाइन से हट गया। अब लिक्विडेटर के पास अगले वाले पर्सन को देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सोलोमन के तो 38,700 डिवेंचर होल्डर बन रहे थे, 30,000 पड़े थे, वो दे दिए। अब है ही नहीं। अब यहां पर क्रेडिटर जो है वो तिल मिला उठे, मैं नहीं, ये कोई बात नहीं होती, तो मेरे सारे पैसे ले गए, तो अपनी खुद की कंपनी बनाई सोलोमन नाम की, खुद ही इसका डायरेक्टर, खुद ही इसका मेंबर, खुद ही शेयर होल्डर, अपनी बीवी को शेयर होल्डर बना दिया, सारा पैसा भी खुद ले गया। ये कोई बात होती है? परेशान हो गया ना भाई। क्रेडिटर कह रहा है कि नहीं। अब ये क्रेडिटर परेशान हो गए, ये लड़ने लगे कि ये क्या बात है बे, तू ही शेयर होल्डर, तूने अपनी ही प्रोप्राइटरशिप को बेचा, तेरे 5 बच्चे इसके इक्विटी शेयर होल्डर, तेरी बीवी इसकी शेयर होल्डर, तू इस कंपनी का डायरेक्टर, तू इस कंपनी का डिवेंचर होल्डर, और तू ही माल ले गया, हम पागल हैं? उसने कहा हाँ, मैंने किया है कानूनी रूप से काम, और कानून कहता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैंने एक पब्लिक कंपनी बनाई, बिल्कुल। क्या पब्लिक कंपनी के को बनाने में कोई दिक्कत? सारे रूल फॉलो करे, बिल्कुल किए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7, कैपिटल पूरी, डिवेंचर होल्डर इज्जत से बनाऊं, ऑन पेपर बनाऊं, तो पैसा तो मुझे ही मिलेगा। मैं क्योंकि कंपनी से सेपरेट हूं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बात कुछ समझ में आ रही है?
तो जीवन भर याद रखना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बेटे? तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक। और अब मैं अगला कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा। यह कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, बेटा ध्यान से सुनना, ये जो परपेचुअल मतलब होता है इसका मतलब होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब इनडेफिनिट और सक्सेशन मतलब होता है एग्जिस्टेंस। मतलब कि एक कंपनी जब बनती है ना तो कंपनी का एग्जिस्टेंस अनंत काल तक रहता है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल है तो फिर कंपनी जो है ना वो कभी भी मरती नहीं है। अब आप खुद सोचो, मैं आपको बता देता हूं, एक प्राइवेट कंपनी अगर आप बनाओगे तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, एक पब्लिक कंपनी आप बनाओगे तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपको 7 चाहिए। ठीक है? अगर मान लो एक पब्लिक कंपनी के जो कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 है, वो सातों की डेथ हो जाती है, सातों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आप यकीन मानो तब भी कंपनी चलेगी। क्या होगा? कंपनी के नए मेंबर आएंगे, नए मेंबर बुलाए जाएंगे और नया मेंबर शेयर लेगा, वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो मेंबर मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इसका एक एग्जांपल देता हूं। रिलायंस किसने स्टार्ट की थी? धीरू भाई अंबानी ने। उसके साथ उस समय शेयर होल्डर बहुत सारे मेंबर रहे होंगे और बहुत लोग मर भी चुके होंगे। खुद रिलायंस के जो थे जिन्होंने रिलायंस बनाई वो भी खत्म हो गए, मर गए। टाटा कितने सालों से चलती आ रही है, एलपी नाम सुना होगा आपने, फॉरेन कंपनी है। और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि कई 100 सालों से चलती हुई आ रही है। बेटे ये सारी कंपनियों के मेंबर आए और गए लेकिन वो कंपनी अपनी जगह पर है। कंपनी का सिर्फ एक काम हो सकता है जो कि सोलोमन वाले केस में हुआ था। कंपनी का मात्र वाइंडिंग अप हो सकता है। वाइंडिंग अप के अलावा कंपनी का कभी जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेंबर मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन भैया जीवन भर याद रखना ये जो कंपनी है ना ये फॉर एवर चलती रहेगी। क्लियर है बेटे? समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 थी। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने आपको यह बताया था कि मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बाद में करवाऊंगा। टॉपिक से साथ साथ में हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को अब जो पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ध्यान से सुनेंगे। ये कंसेप्ट कहता है, आपने कभी नाम सुना होगा टाइप्स ऑफ कंपनी। तो मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंपनी बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स टाइप्स ऑफ कंपनी की हम बात करेंगे। बेटा याद रखना कंपनी ना 2 टाइप की होती है। कंपनी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली वाली कंपनी को हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी और दूसरी वाली कंपनी को हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। एक टाइप की कंपनी और इस 2013 वाले एक्ट में आई जिसमें मात्र एक पर्सन
उस कंपनी का मेंबर हो सकता है, उसको ओपीसी बोलते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट आया था, ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अकेला पर्सन चला सकता है अपने बिजनेस को। तो अकेले पर्सन जो चलाता था बिजनेस को वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे, उनको कोई पूछता नहीं था। जैसे मैं किसी को बोलूं, मान लो मेरी 5 लाख रुपए की कमाई है, लेकिन मैं उसको ये बोलूं कि मेरी दुकान है, तो उसकी इमेज मेरे लिए क्या हो जाएगी अगर वो मुझे ढंग से ना जानता हो? तो वो सोचेगा वह दुकान चलाता है, गरीब सा आदमी है ना, ऐसा होता है ना। और अगर मैं एक अकेला मेंबर बनकर बोलूं मेरी कंपनी है भाई, तो मेरा रुतबा ही बदल जाता है। तो इसलिए 2013 वाले एक्ट में एक नए कंसेप्ट को जोड़ा गया, ओपीसी को। बेटा पूरा का पूरा एज इट इज प्राइवेट कंपनी की तरह ही होगा, बस नंबर ऑफ मेंबर यहां पर 1 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर जो है मिनिमम 2 होते हैं। तो मैं इस कंसेप्ट को आपके लिए बताना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं प्राइवेट कंपनी बताऊंगा, दूसरे नंबर पे पब्लिक कंपनी बताऊंगा, तीसरे पे ओपीसी बताऊंगा। ये प्राइवेट कंपनी वाला जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रही है बेटे? तो ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। वैसे फाउंडेशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सेक्शंस को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो सुने ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइवेट कंपनी की। बेटा प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है इट मीन्स ए कंपनी, it means a company which has such paid up share capital which authorized in its AOA, which authorized in its AOA। समझ में आ रही है बात? समझ में कैसे आएगी? मैंने अभी समझाया नहीं आपको। यहां लिखा है प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल हो, विच इज ऑथोराइज, जो कि ऑथोराइज्ड हो उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मुझे अब 10 मिनट चाहिए सिर्फ इन 2 शब्दों को समझाने के लिए। अभी प्राइवेट कंपनी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो प्राइवेट कंपनी को मैंने शुरू ही किया है। आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर प्राइवेट कंपनी पे लेते हैं। कोशिश करूंगा आज की क्लास में इन 2 शब्दों को तो अच्छे तरीके से बता पाऊं। तो यहां पर पहला शब्द आया पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा शब्द आया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ये रफ है, ये रफ मैं बता रहा हूं यहां पर आपको अलग से। पहला शब्द आता है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा शब्द आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जीवन में कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, अगर अभी 7 से 8 मिनट आपने फोकस कर लिया तो बेटा ध्यान से सुनना। एक कंपनी क्योंकि पैदा तो नहीं होती है, तो एक कंपनी को पैदा किया जाता है, बर्थ नहीं, कंपनी का बर्थ नहीं होता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का। और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या होता है बेटे? तो ध्यान से सुने। जब भी कोई कंपनी बनानी होती है तो कोई एक पर्सन होता है जिसके दिमाग में उस कंपनी को बनाने के लिए आइडिया आता है ना बेटे? आइडिया। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या कोई कंपनी बनाने वाले हो तो डेफिनेट सी बात है पहले तो उसके बारे में सोचोगे, पहले आप उसके बारे में सोचोगे। तो ये होता है इस तरीके से, कोई एक पर्सन है जिसके दिमाग में कंपनी को बनाने का क्या आया बेटे? आइडिया आया। उस पर्सन के दिमाग में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, मतलब कंपनी को बनाने का और उसको रजिस्टर्ड करने का दिमाग आया। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक वो पर्सन जो कंपनी को बनाता है, जिसके दिमाग में
वो बात आती है कंपनी को बनाने की, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स। वो लोग जो कंपनी बनाते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। बेटा प्रमोटर जो है वो प्रोफेशनल्स भी हैं आज की डेट में, जिनका काम ही कंपनी को बनाना है। वो कंपनी को बनाते हैं, सारे काम करते हैं और फीस लेकर चले जाते हैं। और कुछ लोग खुद ही कंपनी बनाते हैं और खुद ही उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर वगैरह बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, वो भी प्रमोटर होते हैं। मुझे बताना कुछ और है बेटा, ये जब प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा तो कंपनी को बनाने के लिए इसके पास आइडिया आया, तो बेटा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना कोई इतना इजी प्रोसीजर थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रमोटर क्या करेगा, गया एक फॉर्म लिया, सरकारी दफ्तर में जमा कराया, बन गई कंपनी। अरे ऐसा नहीं होता बेटे, ध्यान से सुनना। कंपनी को चलाने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। कंपनी के अंदर क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। ये पूरे भारत की जितनी भी कंपनियां हैं ये उनकी देख रेख करता है ताकि वो कंपनियां ढंग से चलें, ढंग से करें, कोई फ्रॉड ना करे। अब ये इतना बड़ा ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अकेले तो सब कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसने RD मतलब रीजनल डायरेक्टर्स बना रखे हैं हर जगह पर, हर एरिया के, हर रीजन के एक डायरेक्टर बनाए हैं। अब रीजन भी बहुत बड़े होते हैं तो फिर हर एरिया के लिए ROC, इसका छोटे लेवल का ऑफिसर। ROC मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ध्यान से सुनना, इस कंपनीज एक्ट के अंदर आप ये ROC का टॉपिक बार बार पढ़ने वाले हो, बार बार पढ़ने वाले हो। ध्यान से सुनना, क्या हुआ, प्रमोटर को कंपनी को जन्म देना है तो प्रमोटर जब कंपनी को जन्म देगा तो प्रमोटर जाएगा किसके पास बेटे? ROC के पास। प्रमोटर जाएगा, यहां लिखते हैं अच्छे से, कंपनी का जन्म करना है और ये प्रमोटर है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसके पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिस में जाते हैं, ऐसी अगर कंपनी को अगर आपको बनाना है तो आप जाओगे ROC के पास। और ये प्रमोटर ROC को 2 डॉक्यूमेंट तो देगा ही देगा, 2 डॉक्यूमेंट देगा। देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं MOA, एक को बोलते हैं AOA। बेटा MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक AOA होता है, इसको बोलते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जब यह प्रमोटर कंपनी को बना रहा है तो वो ROC के पास जाएगा और इन दोनों डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा। इस मेमोरेंडम के अंदर 6 बातें लिखी हैं और इन 6 की 6 बात से आप पूरी की पूरी कंपनी की स्थिति को समझ जाओगे। मैं आपको 6 की 6 बातें अभी बताने वाला हूं। मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहले तो प्रमोटर ROC को यह बताएगा कि भाई हमारी कंपनी का जो बनने वाली है उसका नाम क्या होगा। भाई सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, मेरा दीपक है, आपका भी कुछ नाम होगा, ऐसी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। अब मान लो कि कुछ लोग कंपनी से जुड़ना चाहते हैं या कंपनी ने कुछ गलत कर दिया उस पर केस फाइल करना चाहते हैं या कोई और बात है, तो कंपनी का कोई ऑफिस भी तो होना चाहिए। भाई ROC ये बोलेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की भाई ऑफिस बता, अच्छा तू कंपनी को बना क्यों रहा है, तेरा मकसद क्या है, तो कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है जी, अब तू कंपनी को बनाने के लिए पैसे कितने लगाएगा, कैपिटल भी होनी चाहिए। 5वीं बात, तेरी कंपनी कैसी है, कंपनी में लायबिलिटी कैसी है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट बात है सब्सक्राइबर क्लॉज। सब्सक्राइबर
जैसे होता है ना YouTube के सब्सक्राइबर, मतलब उनको मेंबर बोलते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर का होना जरूरी है। तो आरओसी बोलेगा कहां है बे, 7 लोग कहां है, तू पब्लिक कंपनी बना रहा है, 7 लोग कहां है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ये क्या करेगा, आरओसी को प्रमोटर देगा, नाम बताएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बताएगा, अपना ऑब्जेक्ट बताएगा, अब कैपिटल बताएगा। आरओसी क्या करेगा, आरओसी उस कंपनी को, जो प्रमोटर है, जो कंपनी बनाने वाला है, आरओसी उसको उसकी एक औकात बताएगा। मतलब आरओसी उस कंपनी के लिए एक शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड करेगा कि तू अभी लोगों से इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। कल को भाग गया तो, अभी तो नया नया आया, थोड़े से शुरू कर, बाद में बढ़ा दूंगा तेरी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आपने नाम सुना होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यानी कि आरओसी ने अप्रूव करी तेरी इतनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, मतलब अभी तू बच्चा है। अभी जैसे हम लोग पहली बार लाइफ में लोन लेने के लिए जाए और बोले 3 करोड़ का लोन चाहिए, मिल जाएगा? अरे भैया एक मोबाइल फोन भी मिल जाए ना होम क्रेडिट से, वो भी बहुत बड़ी बात है, मोबाइल फोन मिलना, क्योंकि शुरुआत तो बहुत कम पैसों से होती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब आरओसी ने परमिशन दी प्रमोटर को कि ये कंपनी भविष्य में अभी जितना मैं बोल रहा हूं उतने ही पैसे लोगों से मांग सकती है, मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम। तो वो लिमिट सेट कर दी, लायबिलिटी मैंने बता दिया, सब्सक्राइबर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी कि मान लो आरओसी ने बोला कि एक कंपनी मात्र 20 करोड़ रुपए अगले आदेश तक, आगे बढ़ा दूंगा ये लिमिट, अगले आदेश तक तू 20 करोड़ से ज्यादा कंपनी पब्लिक से नहीं मांग सकती या किसी से भी नहीं मांग सकती, शेयर इतने के इश्यू नहीं कर सकती इससे ज्यादा के। तो फिर कंपनी क्या करती है, अब 20 करोड़ की परमिशन है, क्या सारा पैसा आज ही मांग ले? अरे भैया पूरी लाइफ के लिए 20 करोड़ की परमिशन है, बशर्ते वो आगे हो जाएगी, बढ़ जाएगी लिमिट। मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं कि मान लो 20 करोड़ की लिमिट दी है, क्या सारा पैसा आज ही पब्लिक से मांग ले, कंपनी बन गई तो आज ही मांग ले? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इस 20 करोड़ में से कुछ इश्यूड करेंगे, इश्यूड, क्या जितना इशू करा जरूरी है पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब कर लिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पर या 12th लेवल पर अकाउंटेंसी कि इशू किया और सब्सक्रिप्शन मिनिमम 90% की होनी जरूरी है। मान लो इन्होंने इशू करा 10 करोड़ का, तो 9 करोड़ रुपए सब्सक्राइब हुए, मतलब 9 करोड़ रुपए कंफर्म हो गई पब्लिक हमें देगी। तो अभी 9 करोड़ की जरूरत नहीं है, हमने कॉल्ड अप, मतलब उनसे अभी मांगे 7 करोड़ रुपए, लेकिन उनमें से कुछ पैसे आए, 6.5 करोड़ रुपए आए हमारे पास, यानी कि 50 लाख नहीं आए। बेटा जो नहीं आए उनको आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉल इन एरियर, इतने रुपए का क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर यह बात कह रहा है, ऊपर क्या कह रहा था बेटे, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज सच पेड अप शेयर कैपिटल विच इज ऑथराइज्ड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल इसको बोलते हैं। यानी कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन 6 पॉइंटों से हमें समझ में आ गया कि कंपनी एक्चुअली में है क्या। हम एक चार्ट बनाते हैं ना, एक चार्ट में हम लोग पूरे कंसेप्ट को एक चार्ट में लिख देते हैं जिससे कि हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही इस 6 पॉइंट से कंपनी का पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर है, इसीलिए इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? चार्टर ऑफ कंपनी। ये आगे भी पढ़ने वाले हैं, पूरा टॉपिक आएगा। मैंने आपको यहां इस वजह से समझाया क्योंकि मुझे पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में समझाना। तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या, आरओसी ने एक लिमिट सेट करी कि आप इतने ही पैसे पब्लिक से मांग सकते हो, मान लो 20 करोड़। हमें ये 20 करोड़ की लिमिट मांगनी है पब्लिक से, हमने कहा यार आज 20 करोड़ की जरूरत नहीं, आज तो 10 की जरूरत है, तो हमने 10 करोड़ का इशू कर दिया। लेकिन पब्लिक ने हमें बोला कि मैं आपको 9 ही करोड़ दे सकता हूं, मतलब सब्सक्रिप्शन हुई 9 करोड़ की। ये प्रोजेक्ट 3 साल के प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसा मांगा था, अभी मात्र 7 करोड़ की जरूरत है। हमने कहा भाई 7 करोड़ दे दो, 2 करोड़ बाद में दे देना।
तो जब 7 मांगे तो कुछ लोग पैसा नहीं दे पाए, कुछ लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब तो कर लिया था लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए, तो उनका हो गया कॉल इन एरियर। तो बेटा कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर माइनस करोगे तो जो बचा हुआ पैसा ना पेड अप शेयर कैपिटल, वो पेड अप शेयर कैपिटल उतनी तो होनी चाहिए जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड है, जितनी ऑथोराइज्ड है, जितनी ऑथोराइज्ड है। याद रखना बेटा, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए थी 1956 के एक्ट में, लेकिन 2013 वाले एक्ट में लिखा हुआ है एज ऑथोराइज्ड। मतलब जितना हम लोग बोलेंगे, कंपनी एक्ट ने ये बोला कि सच शेयर कैपिटल, सच पेड अप शेयर कैपिटल विच इज ऑथोराइज्ड, ये बोल दिया और चुप हो गई, साइलेंट हो गया। तो कंपनी एक्ट अभी कुछ पेड अप कैपिटल के बारे में कोई अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया। कंपनी एक्ट के रूल में पता लगेगा कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए। तो बेटा आज की डेट तक 2022 चल रहा है, आज की डेट तक अभी तक कुछ नहीं बताया। इसका मतलब आप 50,000 से भी 10,000 से भी आप अपनी प्राइवेट कंपनी एट प्रेजेंट में खोल सकते हो। आगे चेंज होगा, पक्का होगा चेंज, जब बदलेगा तब बदलेगा। आप लोगों को यह पढ़ना है कि आपके पेड अप कैपिटल के केस में अभी कोई चीज प्रेस्क्राइब्ड जब हो जाएगी तब पता लगेगा, जब प्रेस्क्राइब्ड हो जाएगी तब पता लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो ऊपर लिखा है इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेस्क्राइब्ड, एक मिनट, हाँ, विच ऑथोराइज्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पेड अप शेयर कैपिटल का ये वाला ये लाइन जो है ये इससे अलग है। ये विच सच पेड अप कैपिटल एज ऑथोराइज्ड, ये ऐसे बोल सकते हो एज ऑथोराइज्ड। तो मैं आपको समझा चुका हूं ऑथोराइज्ड क्या है। अभी कंपनी एक्ट ने कुछ भी ऑथोराइज्ड नहीं किया, कितने से भी पेड अप कैपिटल शुरू कर सकते हैं। अभी नया नया एक्ट आया है, अभी आगे कंपनीज रूल में बताएंगे, उसके हिसाब से जो भी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो लिखेंगे। पहले 1956 में 1 लाख रुपए थी, अब ये ऑथोराइज इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इसके आगे मुझे कुछ और भी लिखवाना है, लेकिन पहले मैं एओए के बारे में बता दूं। आज की क्लास यहीं पर करेंगे खत्म, बस एओए के बारे में बता देता हूं। अब बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो एमओए के साथ में प्रमोटर ने आरओसी को दिया कंपनी को बनाने के लिए। बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, या आप ऐसे बोल सकते हो एओए जो है वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट होता है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट होता है एओए। बात को समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेमोरेंडम में जो 6 बातें लिखी है वो 6 की 6 बातें पूरी की पूरी ओवरऑल कंपनी की बात कर रहा है, लेकिन जब छोटे छोटे स्टेप्स की बात करोगे तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं कि उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम लोग पूरे कंपनीज एक्ट में हर टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली इस एओए की बात करेंगे कि एओए में ये लिखा है, एओए में वो लिखा है, एओए में वो लिखा है। बात को समझ में आ रही है? तो अभी मैंने सिर्फ प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किया और मैंने मात्र पेड अप कैपिटल के बारे में बताया, जो कि अभी तक ऑथराइज्ड कंपनी एक्ट में, कंपनी रूल में नहीं है। और मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम के बारे में बताया, क्योंकि मेमोरेंडम को मुझे समझाना जरूरी था पेड अप शेयर कैपिटल को समझाने के लिए। अभी बहुत बड़ा है प्राइवेट कंपनी, अभी बस शुरुआत हुई है इसकी, तो हम लोग इस टॉपिक को अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़े और आप लोग मेरी क्लासेस ले सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। आगे की क्लासेस और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।